नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस की, यानी कि आप एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं और आप जानना चाहते हैं कि मेरे लिए फंडिंग के कौन-कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं और किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपको दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। जनरली हम लोग गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट सब्सिडी और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई सभी वो उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं जो आपसे इनसे रिलेटेड होंगी। दोस्तों, हमने अपने नंबर भी दिए हैं और मेल आईडी भी दी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपकी फर्म को अगर कोई बड़ी अमाउंट की फंडिंग चाहिए और कुछ आपको अमाउंट, जिसमें हम लोग कोशिश काफ़ी सारी इस तरह की करते हैं कि जो अनसिक्योर्ड फंडिंग है वो भी दिलाने में हेल्प करते हैं, तो भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज हम बात करेंगे और उन सभी फंडामेंटल्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें उनकी नीड आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ को कवर किया गया है। यानी कि हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड का आप समझिए कि इंडिया की जो टेरिटोरियल जितनी भी बॉर्डर्स यानी कि जो की बॉर्डर्स हैं, अगर उनके बाहर आप कोई भी गुड्स को अगर आप भेजेंगे या वहाँ से आउट ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया की टेरिटोरियल बॉर्डर्स यानी कि जो डिसाइड की गई हैं, बॉर्डर्स डिसाइड की गई हैं, उनके बाहर से आप कोई भी गुड्स परचेज भी करेंगे, तो ऐसे केस में उसे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कहा जाता है। जनरली आप में से सोचा होगा कई बार कि हमारे जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो हमारे जैसे नेपाल या भूटान के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस इसमें दिए हुए हैं होने को। हमारी इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं, जो बॉर्डर्स यानी कि एक नेपाल बॉर्डर और एक भूटान की बॉर्डर, दो एक ऐसी बॉर्डर है जिनमें उन्हें एक्सपोर्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो एक कस्टम एक्ट 1962 की बात करें तो वहाँ पे एक अलग डेफिनेशन की मेंशन की जाती है। लेकिन इसके अलावा बात करें तो आप चाहे किसी भी कंट्री के साथ आप डील कीजिए, उस केस में उसे इंटरनेशनल ट्रेड ही माना जाएगा, और चाहे ये गुड्स का हो या सर्विस का हो। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी आप कॉमर्स कर रहे हैं यानी नेशंस के बीच में, उसका किस तरह से उन्हें देखा जाता है और उसके उसमें फंडिंग, क्योंकि हमारा जो कोर पॉइंट है वो आज फंडिंग की बात करेंगे कि फाइनेंस में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो फाइनेंस की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट की सब्सिडाइज में काफ़ी सारी फंडिंग्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें बात करेंगे हम सीजीटीएमएससी फंडिंग ऑप्शन है। इसके अलावा हम बात करें तो गवर्नमेंट के अंडर में कि इसके अंतर्गत आप और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन-कौन से फाइनेंस ऑप्शंस हैं। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल गारंटीज़ हैं, क्रेडिट गारंटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस हैं और ट्रेड क्रेडिट्स हैं। जबकि डोमेस्टिक में बात करी जाए तो मोस्टली 2 या 3 तरह के लोन देखे जाते हैं। जो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं टर्म लोन, सीसी लिमिट या ओडी लिमिट्स। तो इस तरह से हम लोग इनको दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आज आप बात कर रहे हैं कि आप समझने आए हैं कि हमें, अगर मेरे को एक किसी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को फंडिंग चाहिए तो उसमें क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो पहले बात करेंगे कि बिज़नेस किस तरह का है, क्या वो इम्पोर्ट का है या एक्सपोर्ट का है, यानी कि किस तरह का बिज़नेस कर रहा है। अगर बंदा इम्पोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस अलग होंगे, अगर बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे ऑप्शंस अलग होंगे। और कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बॉन्डेड वेयर हाउसेस के अंदर भी गुड्स को स्टोर करने से रिलेटेड हो सकते हैं या पैकिंग क्रेडिट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को आज कवर करते हुए हम इसको करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी स्कीम्स हैं जिनके अंतर्गत कोई भी एक एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर फंडिंग ले सकता है। तो दोस्तों, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो उन्हें सपोर्ट करती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की कुछ स्पेसिफिकली बैंक्स हैं जिसके माध्यम से वहाँ से वो फंडिंग कलेक्ट कर सकता है, जैसे एक्सिम बैंक है, और बात करें सिडबी बैंक है, या और भी कई सारे बैंक्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरह से बनाया हुआ है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम कि सबसे अनसिक्योर्ड फैसिलिटी के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम है सीजीटीएमएससी, जिसके माध्यम से आप 5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग ले सकते हैं, या आप चाहें तो कोई भी मशीन आप इस तरह की परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस पूरे जो ट्रेड फाइनेंस का जो प्रोसेस है, इसके साथ में हम कुछ सब्सिडीज की भी बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ईपीसीजी यानी एक्सपोर्ट पैकेज क्रेडिट गुड्स की बात करें, या हम मूवर स्कीम की बात करें, या हम बात करें कि जो भी आपकी पहले रोड टैप चलती है उसके बारे में। तो ऐसे केस में जो भी आप क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइनेंस पे बात करें तो अगर आप ईपीसीजी भी मशीन ले रहे हैं, यानी कि आप एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट गुड्स ले रहे हैं जिसमें कि इंपोर्ट करते वक्त आपको स्टैम्प ड्यूटी का पे ऑफ नहीं करना होता है, तो ऐसे केस में आप उसके साथ में सीजीटीएमएससी का ऑप्शन अवेल कीजिए, जिससे कि आपको 5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग फ्री मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जिनकी खुद की अपनी एक्सपोर्ट स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट का सहारा नहीं लेती हैं और अपने दम पर ही आपको
क्या करती है, मदद प्रोवाइड कराती है। वो कहती हैं कि इसमें अगर कोई लॉस या रिस्क होगी तो हमारी बैंक की होगी, जबकि सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर 75% की जो रिस्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी जाती है। आगे बात करें हम लेटर ऑफ क्रेडिट की, तो लेटर ऑफ क्रेडिट आप लोग सब जानते हैं कि एलसी के ऊपर आप कोई भी गुड्स बेचते हैं तो क्या उसके ऊपर भी फंडिंग बिल्कुल इशू की जा सकती है। एक होता है लेट एलसी को इशू करना और एक एलसी को आप कहेंगे कि उसके बेसिस पे फंडिंग लेना। आप मान के चलिए कि आपने किसी एक्स पार्टी है जो दुबई में बैठी हुई है, उनको गुड्स एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और उन्होंने अगर एलसी वहाँ पे तैयार एलसी के बेसिस पे आप वो इंपोर्ट कर रहा है तो उस एलसी के बेसिस पे भी फंडिंग ली जा सकती है। तो यह हो गया एलसी के बेसिस पे फंडिंग, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे फंडिंग लेने की बात। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसके अंतर्गत है, एक है पैकिंग क्रेडिट, कि जितना भी गुड्स आप जो यानी कि शिपिंग बिल फाइल कर रहे हैं उनके बेसिस पे आप भी फंडिंग ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी शिपिंग बिल और कितने दिन की उधारी है और भी काफ़ी सारे इसमें प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे इसके सामने वाले बायर्स का वेरिफिकेशन करने की बात हो गई है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल मीरा रिपोर्ट की बात करते हैं, या हम बात करें तो हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो और भी ऑप्शंस है। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए, तो वो होगा आपके लिए मशीन्स के ऑप्शंस, की मशीन्स पे बहुत ही अच्छी कम रेट में, इवन कई बैंक्स तो ऐसे हैं जहां पर आपको मात्र से 25% अमाउंट देकर भी आप काफ़ी अच्छे से बड़े बड़े अमाउंट फंडिंग ले सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो हमने आपको शुरू में नंबर दिए हैं, आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं। अब ट्रेड फाइनेंस मैटर क्यों करता है? देखिए, फाइनेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके रिस्क को मिटिगेट करता है, आपकी कैश फ्लो को मैनेज करता है और ग्लोबल मार्केट को आपको एक्सेस देता है, क्योंकि आपको फंडिंग क्या होगा वहां से, आपको ग्लोबल मार्केट के अंदर आप किसी भी तरह की एंट्री कर सकते हैं। आपके पास अगर फाइनेंस होगा तो आप अपने क्या करेंगे, कैश फ्लो को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी बिजनेस का। जैसे कि आपके देखेंगे मशीनरी होता है, ऐसे वर्किंग कैपिटल है। मशीन भले ही आ जाए लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल नहीं हुआ और आपके पास पैसे नहीं हुए तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं और हो सकता है आपको लॉस भी उठाना पड़े। एक है रिस्क मिटिगेशन, की रिस्क मिटिगेशन जैसे कि आप जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों को ही इसमें हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है कि एक्सपोर्टर को कभी भी ऑर्डर आ जाता है तो अपनी जो उसके पास ड्राइंग पावर है, जो लिमिट्स उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, उनको वो अपील कर सकता है और उस फंड का यूज करके वो अपने गुड्स को बाई कर सकता है, यानी रॉ मटेरियल बाई कर सकता है। ऐसे केस में इंपोर्टर है कि अगर उसको लग रहा है कि डिस्काउंट मिल सकता है तो वो एडवांस पेमेंट कर सकता है। तो काफी सारे जो पॉइंट्स हैं वो ट्रेड फाइनेंस मैटर करते हैं। की प्लेयर्स कौन कौन से हैं इंटरनेशनल में? तो अगर एक इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो तीन तरह के लोग होते हैं जिनमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, यानी इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो अभी हमने आपको काफी अच्छे का एग्जांपल बताया, जैसे हमने एलसी का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए दुबई में कोई बायर है और इंडिया के दिल्ली से मान लेके चलते हैं सेलर है। तो जो एक्सपोर्टर इंडिया के दिल्ली से है वो गुड्स एक्सपोर्ट करता है, और मान के चलिए दुबई का जो बायर है वो इंपोर्टर जो इंपोर्ट कर रहा है वो किसी एलसी या किसी और अदर कंडीशन पे भी इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में जो अगर सबसे बड़ी बात करें तो जो होती है ट्रस्ट की, यानी ट्रस्टेड पार्टी कौन होगी वहां पे, होगी ट्रस्टेड पार्टी बैंक्स। तो बैंक्स एक क्रिटिकल रोल इंपॉर्टेंट फॉल उसको निभाती है, किस तरह से कि वो अपने गुड्स को, अपने पेमेंट को सिक्योर करने के, यानी एक बंदा अपने गुड्स की सिक्योरिटी चाहता है और एक बंदा अपने पेमेंट की सिक्योरिटी चाहता है, तो दोनों को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एक्सपोर्टर्स के क्या रोल होंगे सेलर इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस में? तो एक्सपोर्टर की रोल आपको पता है कि अगर हम बात करें तो एक्सपोर्टर है वो अपने ऑरिजिनेटर यानी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस के अंदर एक्सपोर्टर यानी कि वो गुड्स को डिलीवर करने की भूमिका निभाता है। वो मैनेज करता है अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन को, लाइसेंस को, क्योंकि उससे सारी चीजें दिखानी होती हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इनका एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्योंकि आप लोग जब कभी भी अगर ट्रेड फाइनेंस में जाओगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसेस है, आपने अपने, क्योंकि आप समझिए कि एक्सपोर्ट के जो एक्सपोर्ट का जो फंडिंग है वो मोस्टली डिपेंडेंट करता है उनके आपके पेपर्स के ऊपर। आपके पास पेपर्स नहीं है, जैसे आपके पैकिंग के रेट, आपके शिपिंग बिल्स हैं, आपके बिल ऑफ लेडिंग्स हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो सभी आपको यहाँ पे शो करने होंगे। सेम इसी तरह से इंपोर्टर के रोल होते हैं। और हम बात करें तो बैंकर्स का तो ऑब्वियसली हम बात जब ट्रेड फाइनेंस की आज कर रहे हैं कि भाई बैंकर्स के बिना तो कोई भी अगर सिक्योरिटी कंसर्न का और बहुत बड़ा एक इशू हो सकता है, क्योंकि वो दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते। तो पेमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेड फाइनेंसिंग है, डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज है और फॉरेन एक्सचेंजेस है। दोस्तों ट्रेड जो आपका इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम है वो किस तरह से, उसमें मतलब और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जैसे फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं। फ्रेट फॉरवर्डर्स कौन होते हैं? फ्रेट फॉरवर्डर्स वो लोग होते हैं जो आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा है इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स होते हैं, कस्टम ऑथोरिटीज होती हैं और ट्रेड एडवाइजर होते हैं, जैसे कि हमने पे मेंशन किया है। आप स्क्रीन को थोड़ा सा स्टॉप करके
पढ़ भी सकते हैं, हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे कोशिश की है। तो ये आप यहाँ पे क्या-क्या लेके जा रहे हैं, आपको मैंने बताया कि कौन-कौन सी फंडिंग्स हैं। आप यहाँ पे बात करें सीजीपीएमसी का बेनिफिट ले सकते हैं। आप चाहें तो पैकिंग क्रेडिट है, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट का है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि कौन-कौन से बैंक्स हैं जो बड़े-बड़े मेजर बैंक्स आपको नेशनलाइज़्ड बैंक्स हैं, एक्सिम है, आपका सिडबी है, आईडीबीआई है, ये सभी बैंक ऐसे हैं जो एक्सपोर्टर्स के लिए डेडिकेटेडली फंडिंग करते हैं। और हम बात करें कि अगर आपको सब्सिडीज़ अवेल करनी है तो ईपीसीजी एक सब्सिडी है, मूवर सब्सिडी है, रोड टैप आपने क्लेम कर सकते हैं बीइंग एज ए एक्सपोर्टर। इसके अलावा और भी अगर एडवांस ऑथराइजेशन की बात करें वो भी आप एक सब्सिडी है जो आप क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं यानी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो आपने देखा कि हमने ये सारी फंडिंग्स की बात की। इसके बाद हमने बात की बायर इंपोर्टर की कि किस तरह से कौन-कौन से प्रोडक्ट में होता है और मल्टीप्लायर प्लेयर कौन-कौन से वर्क करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।